अब आ रही है सभी के पास में आवाज़? जल्दी से बताइए दोस्तों, आवाज़ सभी के पास में आ रही है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, आवाज़ सभी के पास में आ रही है यहाँ पे। हाँ चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो अपना सेशन है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ गए सभी सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो जैसा कि आप सभी को पता होगा, रेगुलर आप सभी के लिए यहाँ पर यूपीजी की क्लास चल रही है। आज की जो ये अपनी क्लास दोस्तों और भी मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, क्योंकि आपके पेपर में जनरल साइंस के लगभग 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं कंप्लीट हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट तक क्लास को सभी को देखना है। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों को, सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। अच्छी सभी की तैयारी चल रही होगी। शुरू करते दोस्तों सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताइए जल्दी से कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोशिका का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कौन सी है सर? तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दोस्तों, सर्वप्रथम जीवित कोशिका बताइए किसने देखी थी? सर्वप्रथम जीवित कोशिका दोस्तों यहाँ पर अगर पूछा जाए आपको एग्जाम में कि सर्वप्रथम, अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है, कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज किसने की थी, तब तो दोस्तों अपना यहाँ पे आंसर क्या होगा? तब तो अपना आंसर यहाँ पे होगा सर रॉबर्ट हुक है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन दोस्तों रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की थी। यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। ठीक है दोस्तों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। बिल्कुल यहाँ पे आंसर सी आ रहा है सभी का। ऑप्शन सी यहाँ पे जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन सी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दोस्तों, बताना है कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह बताइए किसे कहा जाता है? मतलब शानदार क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का जो पावर हाउस होता है ना दोस्तों, कोशिका का जो बिजली घर होता है। देखो एग्जाम में जो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर पूछ ले कोशिका का बिजली घर दोस्तों, कोशिका का जो बिजली घर है, तब भी अपना आंसर क्या होगा? तब भी अपना आंसर दोस्तों यही होगा। कोशिका का बिजली घर आ जाए, या कोशिका का दोस्तों अगर पूछ ले आपसे कि कोशिका का दोस्तों अगर पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस किसे कहते हैं, तब भी अपना जो आंसर है वो क्या होगा? यही होगा। कोशिका पावर हाउस भी दोस्तों इसे कहा जाता है। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो सब साइंस में बहुत होशियार हो, मतलब लग रहा है यहाँ पे सभी का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, मतलब सबके सब यहाँ पर क्या है? साइंस वाले स्टूडेंट लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीव विज्ञान के जनक कौन है? बताओ जल्दी से दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक बताइए जल्दी से कौन है? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही दोस्तों। देखो हम अपनी दोस्तों जो तैयारी है ये इस प्रकार से करेंगे कि चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए, बिल्कुल अपनी क्लास से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, चाहे पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे जीव विज्ञान के जनक बताइए। अब कौन नहीं जानता जीव विज्ञान के जनक? डेली हम पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। अरस्तु को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। अरे अरस्तु भैया को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की आत्मघाती थैली बताइए किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, परीक्षा में कई बार जो रिपीटेड होता है दोस्तों क्वेश्चन कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? लगाओ जल्दी से आंसर क्या जाएगा? आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं कोशिका की? बिल्कुल यहाँ पे जो आपका आंसर है वो लाइसोसोम। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा ही नाम है राइबोसोम, जिसके बारे में आप छोटी कक्षाओं में मतलब 10th 9th में दोस्तों पढ़ा होगा, राइबोसोम। देखो राइबोसोम के बारे में दोस्तों ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अरे क्या कहते हैं सर? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो बताओ याद रख लोगे? जल्दी से बताए दोस्तों, याद हो जाएगा सभी को। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो किसे कहते हैं? सर राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर सभी को? अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाँ, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की पाचन थैली, या दोस्तों आ जाए कोशिका की पाचन थैली। कोशिका की पाचन थैली के बारे में अगर आपको पूछ ले कि बताओ कोशिका की पाचन थैली किसे कहते हैं, तब भी दोस्तों अपना आंसर यहाँ पर क्या होगा? तब भी अपना आंसर यहाँ पे लाइसोसोम होगा। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? कोशिका का एटम बम, ठीक है,
कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं दोस्तों, तब भी अपना आंसर यहाँ पे लाइसोसोम ही होगा। देखो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं कंप्लीट कराएंगे आपको, पढ़ते रहो बस दोस्तों आराम से। यहाँ पर दोस्तों रेगुलर आप सभी को क्या है क्लास में जुड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, रक्त होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, रक्त मतलब दोस्तों यहाँ पे ब्लड की बात हो रही है। जो रक्त होता है वो किस प्रकार का होता है, संयोजी ऊतक होता है या उपयुक्त दोनों होते हैं, मतलब उपकलित ऊतक होता है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, रक्त एक प्रकार से एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, रक्त होता है दोस्तों एक प्रकार का संयोजी ऊतक। 602 विद्यार्थी यहाँ पर अपनी क्लास में जुड़ चुके हैं और मुझे पता है आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक एक बार कर दीजिए। ठीक है, आपका जो लाइक है दोस्तों एक बार जल्दी से कर दीजिए। लाइक करोगे तो बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा दोस्तों, मोटिवेशन मिलेगा। आप सभी के लिए जो क्लासेज हो रही है दोस्तों, ये आप सभी जो इतना सपोर्ट करते हो इसी कारण दोस्तों सभी क्लासेज आपके लिए यहाँ पे चल रही है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपने अभी तक देखो यहाँ पे अपना जो यहाँ पे दोस्तों जो ऐप है डाउनलोड नहीं किया तो करो, क्योंकि आपके लिए दोस्तों हमने एक और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दोस्तों काम किया है। आपके लिए यूपी पुलिस के लिए दोस्तों एक जो टेस्ट है वो हमने क्या है लॉन्च किया है, जिसमें देखो एक टेस्ट तो आप सभी को क्या है फ्री दिया गया है दोस्तों। एक टेस्ट तो आप सभी के लिए क्या है फ्री है, बाकी दोस्तों 15 टेस्ट आपके लिए और रखे गए हैं बहुत ही नाम मात्र की फीस में दोस्तों, केवल और केवल 151 रुपये में, मतलब 200 रुपये की टेस्ट सीरीज थी। हमने सोचा कि बच्चों के लिए 151 करते हैं, केवल दोस्तों 2 दिन के लिए है। ठीक है, केवल कितने दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है। और अगर आप ये टेस्ट सीरीज लगाओगे आपको खुद को पता चलेगा कि अपनी तैयारी कैसी क्या है। ठीक है, हाँ हमारे पास में मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा जो पेमेंट है वो नहीं हो रहा। दोस्तों अगर आपको पेमेंट करना तो देखो यहाँ पे मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पर भी आप क्या है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो और फिर बाद में क्या है आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। पेमेंट करके फिर बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है, ये नंबर दोस्तों, इस नंबर पर आपको पेमेंट करके क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है 7877028467। ठीक है, 028467। ठीक है, इस पर दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट करके भेजना है। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों में जल का परिवहन बताइए किसके माध्यम से होता है। दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया, यहाँ पे क्वेश्चन शानदार है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। सर अगर नहीं खरीदे तो नहीं पढ़ सकते क्या, अरे पढ़ सकते हो ना। ये उसी के लिए था जो अपनी तैयारी को और भी बेटर करना चाहते हैं उसके लिए। बाकी आप YouTube की क्लासेज भी ले सकते हो। YouTube की क्लासेज दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। सर फ्री वाला कब दिखेगा, बिल्कुल फ्री वाला दिख रहा होगा सभी को, दे सकते हो आप फ्री से। ठीक है, फ्री वाला टेस्ट भी लगा सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। अब देखो आपने कभी सोचा क्या पौधों में जल होता है ना, जल का परिवहन वो किसके माध्यम से होता है। तो ध्यान रखना, जैसे जल और जैसे जाइलम, इस प्रकार से याद कर लेना, कभी गलती नहीं होगा आपका। जैसे जल और जैसे जाइलम। अब आप बोलोगे सर पौधों में भोजन का परिवहन, पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है। देखो दोस्तों भोजन की बात करें, अगर हम यहाँ पे भोजन की बात करें दोस्तों, भोजन के बारे में ध्यान रखना है किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, फ्लोएम। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे याद करें। दोस्तों भोजन को क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। फैज से फूड और फैज से फ्लोएम, इस प्रकार से याद रख लेना। तो जल का परिवहन जाइलम से होता है और फूड का जो परिवहन है वो फ्लोएम से होता है। अगला देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दांतों का सीकर। दोस्तों बताइए जल्दी से, दांतों का जो बाहरी आवरण होता है ना, हमारे दांतों का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, सबसे कठोर भाग होता है और वो बना दोस्तों इनेमल का। ठीक है, वो किसका बना होता है, इनेमल का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या बात है, बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यहाँ पे हृदय के जो हृदय पेशियां होती है दोस्तों वो किस प्रकार की होती है। अपने शरीर में दोस्तों जो हृदय पेशियां होती है ना, हृदय पेशियां जो होती है दोस्तों वो किस प्रकार की होती है। ये देखो दोस्तों, हृदय की बात करें, अगर हृदय की बात करें दोस्तों, ये क्या होता है, अनिच्छिक होता है। अरे इसका अपने ऊपर दोस्तों कंट्रोल थोड़ी ना है, हृदय पर हम कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते दोस्तों, कंट्रोल थोड़ी ना हो सकता है, हृदय पर नहीं हो सकता दोस्तों। ये क्या है, अनिच्छिक पेशियां है, लेकिन ये एक केंद्रीय भी है। ठीक है, ये क्या है, एक केंद्रीय पेशिकाएं हैं दोस्तों। यहाँ पे इसमें क्या है, केवल एक केंद्रिका यहाँ पे पाई जाती है। तो अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा कि हृदय पेशियां अनिच्छिक होती है, रेखित भी होती है और एक केंद्रीय भी होती है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन यहाँ पे, 10वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए आया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है,
स्नायु जोड़ते हैं। दोस्तों अपने जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां दोस्तों अपनी होती है, वहां पर दोस्तों क्या होते हैं, स्नायु होते हैं, जो क्या करते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, जो कि क्या करते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, मतलब अस्थि को अस्थि से, ठीक है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने को क्या कहते हैं दोस्तों, स्नायु कहते हैं, ठीक है, जिसको जो दोस्तों क्या होता है, स्नायु होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहे दोस्तों। स्नायु को लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है, स्नायु को क्या कहते हैं, लिगामेंट भी कहते हैं, लिगामेंट भी दोस्तों इसे कहा जाता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है स्नायु। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, अपने नाखून काटने से हमें पीड़ा क्यों नहीं होती। कभी आपने सोचा क्या, अरे कभी आपने सोचा क्या, जो आप नाखून काटते हो तो दर्द क्यों नहीं होता, बताओ जल्दी से। नाखून काटते हो तो दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि बात दोस्तों ऐसी है कि नाखून है ना वो रुधिर वाहिकाओं से जुड़ा नहीं होता, नाखून रुधिर वाहिकाओं से जुड़ा नहीं होता, इसलिए दोस्तों नाखून काटने से पीड़ा नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। छोटा बच्चा होता है उसके भी दोस्तों अगर हम नाखून काटते तो तब भी दोस्तों क्या नहीं होता, दर्द नहीं होता उसके। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, बताओ जल्दी से। 708 यहाँ पर स्टूडेंट क्लास में आ गए, 708 स्टूडेंट्स क्लास में आ गए, जितने भी क्लास में जुड़ गए बस इतने लाइक हो जाते तो दोस्तों मजा आ जाता। मतलब 708 भी नहीं होते तो अगर कम से कम क्लास में 500 लाइक भी यहाँ पर अभी हो जाते तो बहुत मजा आता था दोस्तों क्लास में, क्योंकि ये जो आप सभी के लिए दोस्तों डेली कुछ ना कुछ अलग लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। औसत मानव मस्तिष्क का वजन बताइए कितना होता है दोस्तों। जो मानव का मस्तिष्क होता है इसका वजन लगभग 1400 ग्राम होता है, ठीक है, कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। मतलब यहाँ पर 1.46 ग्राम, मतलब 1 किलो और 460 यहाँ पर क्या दोस्तों ग्राम, तो ऑप्शन सी यहाँ पे लगभग दोस्तों 1.46 ग्राम किलोग्राम के बराबर है, ठीक है। 1400 ग्राम आ जाए तो इसको भी आप क्या है सही मान सकते हो। ओके अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। शानदार क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। दोस्तों देखो अगर हम बात करें मनुष्य के मस्तिष्क की तो 3 भाग होते हैं, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं सर, 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक दोस्तों होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। एक दोस्तों अग्र होता है, एक मध्य होता है और एक पश्चिम मस्तिष्क होता है। सबसे बड़े भाग की बात हो रही है यहाँ पे, सबसे बड़ा भाग होता है यहाँ पे अग्र मस्तिष्क। अब आप लोग कि सर यहाँ पर तो अग्र मस्तिष्क दिया हुआ ही नहीं है। देखो दोस्तों अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिब्रेम होता है, जिसे क्या कहते हैं, परम मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क में ही इसका जो भाग होता है वो क्या होता है, परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क जो कि दोस्तों अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है, जो कि दोस्तों जिसे क्या कहते हैं, सेरिब्रेम भी कहते हैं, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, सेरिब्रेम भी कहते हैं। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों शरीर पर जो नियंत्रण करता है ना वो पश्चिम मस्तिष्क करता है, ठीक है, ध्यान रखना। शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है अपने दोस्तों, शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है दोस्तों वो क्या, कौन सा मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हमारे शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका एक बताइए कहाँ पर होती है, तंत्रिका कोशिकाएं। हमारे शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका दोस्तों की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, तंत्रिका कोशिका की यहाँ पे बात हो रही है। हमारे शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पर होती है, राइट आंसर हो जाएगा सर मस्तिष्क में होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है सर, मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15वां क्वेश्चन, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है। दोस्तों जो अपनी श्वसन है, अपने श्वसन का नियंत्रण बताइए किस भाग से होता है, लगाइए जल्दी से आंसर। देखते हैं एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल देखो यहाँ पे जो आंसर है वो सभी के आ रहे हैं एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों अब की बार क्या है अपन को तैयारी करना है और एक सीट लेना दोस्तों, ठीक है, सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। केवल एग्जाम के 20-25 दिन बचे हुए हैं, जितनी मेहनत करनी है उतनी दोस्तों कर डालो, कुछ नहीं होता, थोड़े कम सो लेना, लेकिन दोस्तों अब की बार क्या है सिलेक्शन लेकर दिखाना है। श्वसन का नियंत्रण की बात हो रही है, श्वसन का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, बताओ जल्दी से, अरे बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडुला ओब्लेगेटा से होता है, ठीक है। अब ये मेंडुला ओब्लेगेटा की दोस्तों बात करें, अपने हृदय की जो धड़कन होती है ना, अपने दोस्तों जो हृदय की धड़कन होती है, हृदय की जो धड़कन होती है उसका नियंत्रण भी दोस्तों इसी के द्वारा होता है, ठीक है। उसका जो नियंत्रण है वो भी कौन करता है सर, मेंडुला ओब्लेगेटा करता है। ओके वेरी गुड बिल्कुल सही है सर। एक बार मेरा नाम ले लो प्लीज, दिनेश मौर्य, ठीक है। अरे दिनेश ले लिया, सभी का नाम ले लेंगे, ठीक है, सभी का नाम लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लास्ट में दोस्तों हम क्या है आप सभी से बात करेंगे, अभी क्लास में ध्यान दीजिए, लास्ट में हम बात करेंगे मादा जनन हार्मोन बताइए कौन सा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और आपको आना चाहिए, ठीक है,
आप सभी को आना चाहिए कि मादा जनन हार्मोन कौन सा होता है, और यहाँ पर दोस्तों बात करें जो नर जनन हार्मोन होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, मादा और नर जो हार्मोन होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं। देखो मादा की बात करें दोस्तों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रिजोड्रियोल है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मादा जनन हार्मोन होते हैं। अब आप बोलोगे सर नर जनन भी बता दीजिए। यहाँ पे जो नर हार्मोन है, जो पुरुषों के हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एंड्रोजन, कौन सा होता है, एंड्रोजन। दोनों के बारे में लिख लेना दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ये पुरुषों के होते हैं, और महिलाओं की बात करें दोस्तों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, शरीर में ताप का नियंत्रण बताइए कौन करता है। हमारे शरीर में जो तो दोस्तों ताप होता है उसका नियंत्रण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, अपने शरीर का बेताब बादशाह कहा जाता है, जिसको दोस्तों शरीर का बेताब बादशाह भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, शरीर का बेताब बादशाह भी कहा जाता है। देख लो, बेताब बादशाह भी जिसे कहते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि शरीर का बेताब बादशाह किसे कहते हैं। और इसके अलावा जिसे हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हेडमास्टर, जिसे हेडमास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हेडमास्टर ग्रंथि है दोस्तों, कह सकते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी जिसे हमें कह सकते हैं। अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सर हाइपोथैलेमस है। ठीक है, कौन सा है सर, हाइपोथैलेमस है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है, साइंस में आज मुझे लग रहा है आप सभी के जो आंसर है वो सही आ रहे हैं। डायबिटीज जो रोग होता है वो किसके कारण से होता है दोस्तों, डायबिटीज रोग होता है ना, ये किसकी कमी कारण होता है। सेशन सभी को अच्छा लग रहा है कि दोस्तों, बताइए जल्दी से एक बार जल्दी से यस और नो में आंसर दीजिए। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए। यहाँ पे बिल्कुल देखो, यहाँ पे सभी के आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहे हैं, देखो आंसर SP राजपूत, सृष्टि, आरती प्रजापति, संजू, शैली, डोली, अंकित, प्रमोद, साबिता, सभी के आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे दोस्तों, क्या बात है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज रोग होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। इंसुलिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, सर डायबिटीज रोग होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन दोस्तों, मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास के पर नियंत्रण तय कौन करता है। लगाओ जल्दी से दोस्तों आंसर, मादा में दोस्तों द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास पर नियंत्रण कौन करता है, क्या होगा अपना आंसर। द्वितीय लैंगिक लक्षण दोस्तों कौन से होते हैं, आवाज पतली। ठीक है, आवाज पतली, आवाज जो पतली होती है दोस्तों मादाओं में, वो जो ये द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं, इन पर नियंत्रण कौन करता है। ये क्वेश्चन नंबर 19 बताना आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ठीक है, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, ऑप्शन ए होगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है कि नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। दोस्तों नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, अरे आवाज भारी होना। ठीक है, आवाज क्या होती है, भारी होती है, पुरुषों की आवाज भारी होती है। तो जो आवाज भारी होती है, इसके अलावा जो भी दोस्तों दूसरे लक्षण होते हैं, उनके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, बताओ जल्दी से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही बता रहे भाई, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन है, आयोडीन का वर्णनात्मक संचय बताइए सबसे अधिक किसमें होता है। आयोडीन का वर्णनात्मक जो संचय होता है वो सबसे अधिक किसमें होता है। क्लास को लाइक कर दो सब, क्या बात है, चलिए वेरी गुड। यहाँ पे जो भी क्लास में यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आ गए सभी के सभी सेशन को लाइक शेयर करेंगे। बिल्कुल, आयोडीन का दोस्तों वर्णनात्मक है। देखो आपको पता होगा आयोडीन की कमी से क्या होता है, सर घेंगा रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग, सर घेंगा रोग होता है, जिसे गलगन रोग भी कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें थायराइड, ऑप्शन सी आंसर है अपना। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है, थायराइड, बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बताना है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, बताओ जल्दी से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसका आंसर आता है, 933 स्टूडेंट अपनी क्लास में हो गए, क्या बात है। आप में से काफी स्टूडेंट्स तो देखो यहाँ पे लिख रखा है अपना नाम 1 सीट अकेडमी, क्या बात है, मतलब दोस्तों अपने तो क्या है चैनल का नाम ही लिख दिया आपने तो 1 सीट अकेडमी, चलिए अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों बताना है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दोस्तों। यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा पीयूष ग्रंथि, आपने पढ़ा दोस्तों पीयूष ग्रंथि, जो कि क्या है सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि दोस्तों क्या है सबसे छोटी ग्रंथि है। दोस्तों इसके बारे में कहते हैं कि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है,
इसको क्या कहते हैं सर, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं सर, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। लिखना दोस्तों, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जो बोनापन होता है ना दोस्तों, बोनापन होता है, बोनापन के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों यार ये जो ग्रंथि होती है। जो बोनापन शरीर होता है उसके लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है, पीयूष ग्रंथि उसके लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बताओ जल्दी से, लगाइए जल्दी से, आंसर क्या जाएगा। अरे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आज आप में यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में पहली बार जुड़े हैं, एक बार मुझे बताइए कौन कौन ऐसे हैं जो आज पहली बार अपने चैनल में दोस्तों यहाँ पर जुड़े हैं। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइएगा। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताना है कौन सी हो जाएगी। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर है ना आपका, थायराइड ग्रंथि, जिसे दोस्तों ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं, अंत ग्रंथि भी, ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आ जाए, अगर क्वेश्चन इतना ही आए कि शरीर की, अगर क्वेश्चन दोस्तों इतना ही आए कि शरीर की बताइए, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है। ठीक है दोस्तों, यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लेकिन अंतःस्रावी आ जाए, अंतःस्रावी आ जाए दोस्तों, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑटो मतलब थायराइड ग्रंथि होती है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। दोस्तों एक तो देखो आपातकालीन नाम आ सकता है, या आ सकता है संकटकालीन। ठीक है, या देखो आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, संकटकालीन हार्मोन। संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। या दोस्तों इसका जो तीसरा नाम है, इसका तीसरा नाम है 3F हार्मोन। अब आप बोलोगे कि सर 3F क्यों कहते हैं, इसे 3F क्यों कहते हैं। दोस्तों एक ऐप का नाम होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो इसे क्या कहते हैं, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। करो या मरो हार्मोन भी इसे कहा जाता है, करो या मरो हार्मोन भी दोस्तों इसे कहते हैं। 3F का मतलब दोस्तों होता है फियर फाइट और फ्लाई। ठीक है, फ्लाई, ये 3F हार्मोन का मतलब होता है। तो दोस्तों इसी के सारे नाम हैं। राइट आंसर अपना यहाँ पे जिन्होंने भी दिया है एड्रीनलिन, ऑप्शन सी, बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, एड्रीनलिन जिन्होंने यहाँ पे बताया है बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड सलोनी सर, मेरा नाम, बिल्कुल सभी का नाम लेंगे। ठीक है, सभी का नाम लेंगे। आप क्लास को लास्ट तक देखो, यहाँ पे 992 हो गए, एक बार 1000 कर दो। ठीक है, अपने सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सेशन को लाइक करके क्लास को 1000 प्लस पहुंचा देना है। 992 बच्चे अपनी क्लास में जुड़ गए। जल्दी से जल्दी दोस्तों, कल आपने यहाँ पे 1300 स्टूडेंट्स का क्या बना दिया था, एक रिकॉर्ड बना दिया था। देखते हैं आज यहाँ पर आप कितने स्टूडेंट्स को जोड़ पाते हो। चलिए दोस्तों, एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, 25 कोहने ने किया है। ठीक है, कोहने ने किया है। कब किया था दोस्तों, 1878 में किया था। ठीक है, 1878 में किया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लैक्टोज को कौन सी शर्करा कहते हैं, बताओ जल्दी से दोस्तों। सर शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, कान की हड्डी। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेपीज होती है। स्टेपीज की बात करिए, कान में पाई जाती है। ठीक है, कान में पाई जाती है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये छोटी हड्डी होती है। और बड्डी दोस्तों अगर हम बात करें, बड्डी कौन सी होती है, फीमर। बड्डी की बात करें दोस्तों, बड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, जो कि जांग में होती है। ठीक है, ये कहाँ पर है, अपने पैर की जांग में। ओके, अगला देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 था, लैक्टोज को कौन सी शर्करा कहते हैं। लैक्टोज को दोस्तों क्या कहते हैं, दुग्ध शर्करा कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, लैक्टोज जिसे क्या कहते हैं, दुग्ध शर्करा कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा 27वां क्वेश्चन देखिएगा, बताना है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला, मतलब दोस्तों रक्त का थक्का। अभी हमने कल परसों पढ़ा था कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा जो विटामिन है वो जरूरी है, बताइए जल्दी से, जो कि रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, अगर अपने शरीर में दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो अगर चोट लग जाएगी तो क्या है, जो रक्त है वो सारा का सारा बाहर निकल आएगा। इसलिए दोस्तों रक्त का थक्का बनना क्या होता है, जरूरी होता है, जिससे कि जो भी कभी दोस्तों चोट लगे तो अपना रक्त क्या नहीं आए, बाहर नहीं आए। तो रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन के हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों, एक बार आप सभी के लिए देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, सारे के सारे दोस्तों यहाँ से मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो विटामिन का सबसे पहले प्रयोग किया था फंक ने। ठीक है, विटामिन का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है, फंक करता है। जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों कौन से है, विटामिन बी और सी है। दोस्तों वसा का अगर आ जाए कि बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए डी ई के। ठीक है,
ADE के, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों देखो कई बार एग्जाम में आता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। एक बार मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं क्या? अच्छा साफ नहीं दिख रहा क्या? ओके ओके ओके, मैं आपका कमेंट देख लिया, ठीक है, मैंने आपका कमेंट देख लिया दोस्तों। अब दिख रहा है साफ सभी को, बताइए जल्दी से। अब सभी को साफ दिख रहा है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? सर विटामिन बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील सर विटामिन ए डी ई के क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सर यहाँ पे रेटिनोल है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। और रतौंधी दोस्तों क्या है? इसके कारण होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। ओके, अच्छा साफ नहीं दिख रहा क्या? चलिए दोस्तों इसको हम आपको क्या है कल बता देंगे, चलिए इसको साफ करके, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फिर। सूर्य की रोशनी से बताइए हम प्राप्त करते हैं। दोस्तों बताना है कि सूर्य की रोशनी से क्या प्राप्त होता है हमें। सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है ये आपको बताना है। चलिए चलिए बताइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग जो भी क्लास में आप जुड़े हैं सभी 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 दोस्तों, एक बार क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। और सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सर्दियों में क्या है, आप विटामिन डी लेने के लिए क्या कर सकते हो दोस्तों? सूरज की रोशनी में जा सकते हो। ओके, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है रतौंधी का मुख्य कारण की कमी दोस्तों बताना है। जो रतौंधी रोग होता है ना, रतौंधी बताइए किसकी कमी के कारण होता है? बताओ जल्दी से। देखो अभी तो मैंने बताया था आपको जस्ट दोस्तों थोड़ी देर पहले। देखो यहाँ पे रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी, और विटामिन ए की कमी से नपुंसकता, ठीक है। बी की कमी से दोस्तों क्या होता है? बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग होता है बच्चों में। रिकेट्स जो रोग होता है ये किस में होता है? बच्चों में होता है। बताओ जल्दी से, क्लियर सभी को? तो ऑप्शन यहाँ से अपना हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 30वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? अरे बताओ जल्दी से दोस्तों, स्कर्वी जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 30, आंसर बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा? 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? जल्दी से दोस्तों बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा यहाँ पे? विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ओके ओके। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से नपुंसकता, नपुंसकता दोस्तों ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ये लीजिए दोस्तों, अपनी क्लास में क्या हो गए 1000 यहाँ पर स्टूडेंट क्लास में हो गए लाइव, लेकिन 1000 दोस्तों लाइक नहीं दिख रहे यहाँ पे। लाइक की संख्या कम क्यों है ये बताइए? क्या आपको सेशन अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे इतना बेकार पढ़ा रहे हैं क्या आपको? बताओ जल्दी से, कहाँ पर हमने कमी रख दी ये बताइए जल्दी से आप तो, ताकि उस कमी को दोस्तों दूर करें। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। एंजाइम क्या होते हैं बताइए जल्दी से। एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं ये आपको बताना है। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है दोस्तों। एंजाइम क्या होते हैं? एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यहाँ पे यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा होती है? बताओ जल्दी से दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? क्या होगा आंसर? बताओ जल्दी से दोस्तों, मीठी शर्करा कौन सी होती है? दोस्तों जो कि फलों में पाई जाती है, ठीक है, जो कि फलों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है दोस्तों, वो होती है फ्रक्टोज। देखो फ से फल, फ से फ्रक्टोज, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। चलिए वेरी गुड। दोस्तों अनाज में माल्टोज पाई जाती है, ठीक है, अनाज में माल्टोज शर्करा पाई जाती है। माल्टोज जो शर्करा है वो अनाज में पाई जाती है। माल्टोज शर्करा दोस्तों किस में पाई जाती है? अनाज में पाई जाती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे सभी ने राइट आंसर दिया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? विटामिन बी में दोस्तों, विटामिन बी की बात हो रही है यहाँ पे, विटामिन दोस्तों बी की बात करें, विटामिन बी में कौन सा धातु आयन होता है? तो दोस्तों विटामिन बी 12 ध्यान रखना साइनोकोबाल्मिन होता है, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन दोस्तों होता है किसमें? विटामिन बी 12 में। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है विटामिन बी की, यहाँ पर बात हो रही है कि सर विटामिन बी के बारे में बताइए। सर विटामिन बी में कोबाल्ट धातु, ठीक है, कोबाल्ट धातु, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कोबाल्ट धातु बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बताओ जल्दी से।
अभी दोस्तों क्या है, अभी मैंने बताया तो थोड़ी देर पहले, अब की बार गलत नहीं देना आंसर किसी को भी। चलिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये आपको बताना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, यकृत ग्रंथि दोस्तों, जिसे खनिजों का चिड़ियाघर भी कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, खनिजों का चिड़ियाघर कहते हैं। खनिजों का चिड़ियाघर इसे कहा जाता है, खनिजों का चिड़ियाघर भी इसे कहते हैं। ओके, सभी ने लिखा यहाँ पे। अग्नाशय को दोस्तों मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की क्या कहते हैं, शरीर की मिश्रित ग्रंथि। शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि होती है ये किसे कहते हैं सर, अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे अपना हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया जिस अंग में पाई जाती है, बताइए दोस्तों कौन सा अंग होता है। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है पाचन की क्रिया कौन से अंग में होती है। पाचन की जो क्रिया होती है, पाचन की क्रिया शरीर के कौन से भाग में होती है सर, छोटी आंत में होती है। ठीक है, कौन सी आंत में होती है, छोटी आंत। दोस्तों दो आंत होती है अपने शरीर में, एक तो होती है छोटी आंत और एक क्या होती है, बड़ी आंत होती है। एक क्या होती है दोस्तों, बड़ी आंत होती है। दोस्तों अगर हम बात करें जो भोजन का अवशोषण, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भोजन का अवशोषण कौन सी ग्रंथि करती है, भोजन का जो अवशोषण करती है ना वो बड़ी ग्रंथि करती है। ठीक है, बड़ी आंत करती है। भोजन का अवशोषण कौन सी आंत करती है, बड़ी आंत करती है। लेकिन पाचन की जो क्रिया होती है ना वो अपनी छोटी आंत में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। बताइए मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है। दोस्तों अपने शरीर में ऑक्सीजन जाती है ना, वो किसके माध्यम से जाती है आपको बताना है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन 97% तो हीमोग्लोबिन की माध्यम से जाती है और 3% दोस्तों रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, ए और बी दोनों के माध्यम से क्या है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। अच्छा दोस्तों बताइए, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे गलत करके आते हैं। फेफड़ों में बात हो रही है यहाँ पे, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, फेफड़ों में जो गैस है उसका जो आदान प्रदान दोस्तों, उसका जो आदान प्रदान है किसके माध्यम से होता है, लगाओ जल्दी से आंसर दोस्तों। 1000 बच्चे यहाँ पे क्लास में जुड़ गए दोस्तों, जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को शेयर करो। जितने भी आ गए ना सभी एक बार क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। यहाँ पे आज आपको क्लास को दोस्तों लेकर जाना है। देखो क्या बात है, बिल्कुल 1000 यहाँ पर दोस्तों 1100 हो गई, 1100 अपने स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ गए हैं दोस्तों। जल्दी से जल्दी सभी क्या करेंगे, क्लास को शेयर करके आएंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, केवल 30 सेकंड लगेगी। एक बार सभी सेशन को शेयर कर। अच्छा, गैसों का आदान प्रदान दोस्तों किसके माध्यम से होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो वायु कुपिकाओं के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है सर, वायु के कुपिकाओं के द्वारा होता है। वायु की कुपिकाएं जो होती है इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन सी होगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में CO2 दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इसे कहते हैं। ठीक है, CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 का जो परिवहन होता है ना शरीर में वो किसके माध्यम से होता है। आज आपको कंप्लीट मतलब दोस्तों जो साइंस है ना, साइंस के ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपके पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। बार बार क्या होते हैं दोस्तों, बार बार जो कि क्या क्या है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। साइंस पढ़ना भी जरूरी है दोस्तों। देखो कंप्लीट साइंस तो हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि एग्जाम पास में आ गई। कंप्लीट साइंस पढ़ोगे दोस्तों कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन साइंस के ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो प्लाज्मा में घुलकर भी होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में भी होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। उपयुक्त सभी माध्यम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जलीय जंतुओं में श्वसन बताइए दोस्तों किसके माध्यम से पाया जाता है, बताओ जल्दी से। जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है वो किसके माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए बताइए जल्दी से। जलीय जंतुओं में श्वसन, जलीय जंतुओं में श्वसन देखिए दोस्तों, जलीय जंतु कौन से होते हैं, जैसे कि मछली जल की रानी है मछली। और इसके अलावा दोस्तों बात करें मेंढक, ठीक है मेंढक, इन सभी में जो श्वसन होता है ना, इन सभी में दोस्तों जो श्वसन होता है वो किससे होता है सर, गलफड़ों से होता है। किससे होता है, गलफड़ों से होता है। ओके, आ रहा है समझ में सभी को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा दोस्तों, सर्वदाता रुधिर बताइए कौन सा होता है। अच्छा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, परीक्षा में कई बार आता है सर्वदाता रुधिर के बारे में। दोस्तों बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बताना सभी को क्या होगा यहाँ पे आंसर। देखो अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर।
क्वेश्चन आपके लिए ये था, यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है कि सर्वदाता, क्वेश्चन क्या है कि सर्वदाता रुधिर कौन सा होता है। एक होता है सर्वग्राही, ठीक है, एक दोस्तों क्या होता है सर्वग्राही होता है, एक होता है सर्वदाता। तो मैंने आपको पहले भी दोस्तों एक बार बताया था, अभी 1-2 दिन पहले। सर्वदाता तो कौन सा होता है, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, जो सभी को ब्लड दे सकता है वो कौन सा दोस्तों, और रुधिर होता है। सर्वग्राही जो सभी से क्या है रक्त ले सकते हैं, जो सभी से क्या है दोस्तों रक्त ले सकते हैं, वो कौन से यहाँ पे ले सकते हैं, वो कौन से दोस्तों, वो है यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा डी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा दोस्तों। ये बताइए मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर बताइए अलग करते हैं। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग बताइए किसके द्वारा किया जाता है। लगाइए जल्दी से दोस्तों आंसर। शरीर में अशुद्धियों को छांटने का कार्य कौन करता है, बताओ जल्दी से। जो भी शरीर के रक्त में दोस्तों, जो भी रक्त में, जो भी ब्लड में अशुद्धियाँ पाई जाती है, अशुद्धियों को जो छांटने का कार्य है वो कौन करता है, ये आपको बताना है। तो राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, कौन करता है बताइए जल्दी से। 42वां क्वेश्चन, हाँ गुर्दा, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन है यहाँ पे, RH कारक को सबसे पहले किस प्राणी में देखा गया था, बताइए जल्दी से दोस्तों। RH कारक, ठीक है, बात यहाँ पर किसकी हो रही है, RH कारक की हो रही है, RH कारक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। RH कारक को सबसे पहले बताइए कौन से प्राणी में देखा गया था भाई। 43वां क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। 755 लाइक है अपनी क्लास में, ठीक है, 755 लाइक है यहाँ पे। एक बार सभी सेशन को लाइक करेंगे। मक्का का रिसस नामक बंदर में लिखना दोस्तों, मक्का का रिसस जो बंदर होता है, मक्का का रिसस बंदर दोस्तों, इसमें क्या है सबसे पहले RS फैक्टर को खोजा गया था, ठीक है, RS फैक्टर को इसमें सबसे पहले खोजा गया था, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन है, एक किशोर में मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। मतलब दोस्तों एक सामान्य मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है। मनुष्य में जो बीपी होती है दोस्तों, आप सभी डॉक्टर के पास कभी जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले बीपी चेक करता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर दोस्तों सबसे पहले क्या करता है, आपकी बीपी चेक करता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं हो गया ना। तो दोस्तों रक्तदाब, ठीक है ना, जो जिसको क्या कहते हैं रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर या रक्तदाब दोस्तों जिसको कहते हैं, वो चेक करते हैं। और वो क्या है दोस्तों 120 क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नॉर्मल जो बता रहे हैं वो 120 हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है 80 हो सकता है। अगर 120 से अधिक है तो दोस्तों फिर दिक्कत हो सकती है, अगर 80 से कम है तो दोस्तों क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो शरीर का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 120/80 होता है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 45। अच्छा बताइए, यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर कौन सा होगा, बताओ जल्दी से दोस्तों। अगर माता पिता में, देखो दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर माता पिता में एक का मतलब मान लीजिए दोस्तों पिता का, ठीक है, पिता का रुधिर वगैरह अगर दोस्तों AB है और दूसरे का क्या है O है, दूसरे का दोस्तों क्या है O है, तो उनके बच्चे का जो रुधिर होगा वो या तो A होगा, या तो दोस्तों A होगा या B होगा, ठीक है, या तो A होगा या क्या होगा दोस्तों B होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, रुधिर वर्ग की खोज किसने की दोस्तों, बताइए जल्दी से। अरे लगाइए जल्दी से आंसर दोस्तों, ठीक है। रुधिर मतलब जो ब्लड है, ब्लड की खोज किसने की है, रुधिर की जो खोज है वो किसने की है, आंसर लगाइए दोस्तों जल्दी से, क्या जाएगा। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी सर, किसने की है दोस्तों, कार्ल लैंडस्टेनर ने की है, ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर ने की है। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा अपना बी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन है यहाँ पे, रक्तदाब को मापने के लिए बताइए किसका उपकरण करते हैं दोस्तों। रक्तदाब को मापने के लिए दोस्तों एक तो आपको ध्यान रखना है, रक्त का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन शानदार है यहाँ पे, रक्तदाब को मापने के लिए दोस्तों एक तो होता है रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है, एक तो होता है दोस्तों क्या होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अरे आपके रक्तदाब को मापने के लिए दोस्तों स्पिगोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर के पास दोस्तों वो होता है ना इस प्रकार से, एक डॉक्टर के पास दोस्तों इस प्रकार का होता है एक जो यंत्र होता है जिसमें क्या है जो बीपी है वो चेक करते हैं दोस्तों। जैसे इस प्रकार से अगर मान लीजिए आपकी बीपी ज़्यादा होती है तो इस प्रकार से दोस्तों जो ये सुई है वो ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक है। तो जो ये होता है रक्तदाब दोस्तों, इसके क्या होती है एक जो यहाँ पर बात करें दोस्तों, एक नली होती है जो आपके हाथ से लगाते हैं डॉक्टर, ठीक है, आपके हाथ पर क्या करते हैं बांधते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों स्पिगोमेनोमीटर कहते हैं। और एक होता है हृदय की धड़कन, ठीक है, एक दोस्तों होता है हृदय की धड़कन। हृदय की जो धड़कन होती है ना, जो कि दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वो गले में पहन कर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं बताओ जल्दी से।
कभी आपने सोचा कि डॉक्टर जो गले में पहन कर रखते हैं जिससे क्या करते हैं, आपके हृदय पर लगाकर आपकी क्या करते हैं, धड़कन को चेक करते हैं। तो बताइए कि धड़कन ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है ना, धड़कन कम तो नहीं हो रही ना दोस्तों, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से, हाँ बताइए जल्दी से। स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। देखो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। हृदय की धड़कन को किसके द्वारा मापते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा मापते हैं। और रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर दोस्तों किसके द्वारा मापते हैं, स्पिगोमेनोमीटर के द्वारा मापते हैं। आ रहा है समझ में सभी को। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा ये लीजिए, दिखाई दे रहा है सभी को, अब दिखाई दे रहा है सभी को, बताइए जल्दी से। रक्तदाब मापने के लिए स्पिगोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 48वां क्वेश्चन यहाँ पे, यह रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। लगाओ जल्दी से दोस्तों आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, चलिए लगाइए। एक तो होता है दोस्तों रक्त परिसंचरण का अध्ययन, ठीक है। एक तो क्या होता है, रक्त परिसंचरण का अध्ययन। रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है, और एक होता है रक्त का अध्ययन। दोनों के बारे में बताना हमें। रक्त परिसंचरण का अध्ययन दोस्तों एंजियोलॉजी कहलाता है, और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48 हिमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, हिमेटोलॉजी, जिसे क्या कहते हैं, रक्त का अध्ययन कहते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर बताइए किसमें असमान वृद्धि के कारण होता है। बताओ जैसे दोस्तों, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर की बात हो रही है यहाँ पे। देखो दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ल्यूकीमिया जो होता है ना, ये किसके कारण होता है, बताओ जल्दी से। ये होता है WBC के कारण, ठीक है। WBC दोस्तों जिसे क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं, जिसको कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका जिसे कहते हैं। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि श्वेत रक्त कोशिका का जो जीवन काल होता है, जो इनका जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है। इनका जो जीवन काल होता है ना, वो कितने दिन का होता है दोस्तों, 3 से 4 दिन का। केवल 3 से 4 दिन का क्या होता है, इनका जीवन काल होता है। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। 50वां क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं को बनाती है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। लाल रुधिर की बात करें, लाल रुधिर दोस्तों क्या होता है, RBC, ठीक है दोस्तों। क्या होता है यहाँ पे, RBC होता है। और RBC की अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात करें तो RBC के बारे में ध्यान रखना है, जीवन काल कितने दिन का होता है। पहला क्वेश्चन तो कि RBC का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, 120 दिन का होता है, ठीक है। 120 दिन का होता है। और RBC लाल रुधिर कणिकाओं को जो बनाती है वो कौन दोस्तों, इनका निर्माण हमेशा अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, सर अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया था, परीक्षा में पूछा गया था कि RBC का जो कब्रिस्तान होता है, RBC का जो कब्रिस्तान होता है वो किसे कहा गया है। बताओ जल्दी से, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा गया है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताओ जल्दी से। प्लीहा को कहते हैं, ठीक है। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं, या जिसे दोस्तों स्प्लीन भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं, जिसे RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या यूपी में आएगा क्या, इसीलिए करवा रहे हैं आपको, इसलिए करवाए हैं दोस्तों क्योंकि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है साइंस। साइंस के क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने दोस्तों यूपी जीके के हैं, जितने क्या दोस्तों यूपी जो इंडिया जीके के हैं उतने क्या है, आपको साइंस के क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51वां क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है दोस्तों। वयस्क मानव दोस्तों, जैसे कि अपने की बात करें, ठीक है, अपनी बात करें, कभी आपने सोचा कि अपने में रुधिर कितना होता है, अपने में जो खून होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों शरीर के टोटल वजन का लगभग 10% होता है। इतना मान लेना कि शरीर के कुल भाग का, ठीक है, शरीर के कुल भाग का कितना होता है, शरीर के कुल भाग का मतलब कुल वजन का, ठीक है, कुल वजन का कितना होता है, 10% होता है, ठीक है। कितना होता है, 10% होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 5 लीटर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, लगभग 5 लीटर दोस्तों वयस्क मानव में होता है। वयस्क मानव में कितना होता है, लगभग 5 लीटर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, बताओ जल्दी से। मानव रुधिर का जो पीएच होता है दोस्तों, पीएच की खोज किसने की है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पीएच की खोज किसने की है, सोरेनसन ने की है, ठीक है। पीएच की जो खोज है वो किसने की है, सोरेनसन ने की है पीएच की खोज। और पीएच जो रुधिर का पीएच होता है ना वो कितना होता है, 7.4 होता है। रुधिर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पे, 53वां क्वेश्चन है, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताइए दोस्तों क्या होता है। पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, लगाओ जल्दी से दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। पसीने की बात करें दोस्तों, ये क्या करता है, यहाँ पे
ये दोस्तों पसीना ताप का नियंत्रण करता है, ठीक है। अरे शरीर के ताप का जो नियंत्रण करता है वो कौन दोस्तों? पसीना करता है। ऑप्शन डी सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 54वां क्वेश्चन है, यूरिया का परिवहन बताइए किसमें होता है? यूरिया जो मानव शरीर में दोस्तों जो यूरिया होता है, यूरिया का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? लगाओ जल्दी से आंसर। यूरिया का परिवहन किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 लगाए जल्दी दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? सेशन सभी लाइक करेंगे। आज की क्लास में तो दोस्तों आपकी जो संख्या है वो 1100 के बार ऊपर नहीं गई, ठीक है। अरे यहाँ पे सेशन को लाइक नहीं किया आपने, क्लास को लाइक क्यों नहीं करते आप लोग? सेशन को लाइक करो, इतना शानदार सेशन वो आपके लिए लगा रहे हैं यहाँ पे। कुछ ना कुछ दोस्तों डेली आपके लिए नया लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। देखो अपने यहाँ पे जीके की क्लासेस भी दोस्तों सबसे पहले आपके लिए दोस्तों क्या लेकर आए थे? पिछले साल के जीके के पेपर करवाए आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कल आपके लिए यूपी जीके लेकर आए, आज आपके लिए दोस्तों साइंस के क्वेश्चन लेकर आए। कल आपके लिए क्या है, कुछ और शानदार इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। यूरिया का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? यूरिया का परिवहन किसके? प्लाज्मा के द्वारा होता है। ऑप्शन बी, यूरिया का जो परिवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 देखिए यहाँ पे। ये बताना है मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आज का लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों 55 क्वेश्चन ही नहीं पढ़े हमने, 55 क्वेश्चनों के अलावा तो क्या पता कितने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो लगभग अगर आपने क्वेश्चन को नोट किया तो लगभग अपने 100 क्वेश्चन हो गए। वैसे दोस्तों अपने कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। गुणसूत्र मानव शरीर में टोटल जो गुणसूत्र होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। अगर आ जाए गुणसूत्र कितने होते हैं तब तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही दोस्तों, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना वो तो 46 होती है, ठीक है, 46 होती है। लेकिन अगर आ जाएगी जोड़े कितने होते हैं, गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं? अगर आ जाए दोस्तों जोड़े कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 23 जोड़े, ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े दोस्तों गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर दोस्तों अगर हम बात करें महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में कौन से होते हैं, महिला और पुरुष की बात करें कौन कौन से दोस्तों? महिला में एक्स, ठीक है, और पुरुष में दोस्तों एक्स वाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। महिला में एक्स और पुरुष में क्या होते हैं? एक्स वाई। इस प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और उम्मीद है आप सभी को ये सेशन बहुत ही प्यारा, शानदार, इंपॉर्टेंट, बेहतरीन लगा होगा। क्लास अच्छी लगी, सेशन को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल पर पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी को करना है, ठीक है दोस्तों। बताओ जल्दी से कैसी लगी आपको आज की क्लास और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? टोटल 55 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली तो जाकर एक बार देखना, एक टेस्ट फ्री है वो एक बार लेकर देखना, कैसा लगा ये जरूर बताना है। और अगर आपको कुछ भी पेमेंट से रिलेटेड दिक्कत है तो दोस्तों देखो आपको मैंने नंबर शुरू में बताए थे, जो कि क्या है अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। जिन नंबरों से दोस्तों क्या है अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ 78, ठीक है, लिख लेना दोस्तों। जिनको यहाँ पे नंबर चाहिए, जिनको दिक्कत होती है 7877028467, ठीक है, 028467। ये दोस्तों इस नंबर पर क्या है आप सभी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कुछ दिक्कत आती है तो इस नंबर पर क्या है आप सभी पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, देख लेना ऐप में जाकर। बाकी दोस्तों इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। अच्छे से तैयारी होनी चाहिए सभी की अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। बाद में धोखा नहीं आना चाहिए कि हमने वो तैयारी नहीं की थी, हमने टेस्ट अगर हम दे लेते तो अपनी तैयारी ज़्यादा हो जाती, अगर हम टेस्ट दे लेते तो अपनी स्पीड का बारे में पता चल जाता। देखो काफ़ी बच्चों को दिक्कत क्या होती है, स्पीड के बारे में पता नहीं चलता, फिर एग्जाम में पेपर छूट जाता है। दोस्तों अगर आपको स्पीड मेंटेन करनी है तो आपको टेस्ट जरूर लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेस्ट सीरीज लो ही, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ अगर आपको स्पीड में अगर आपको पेपर करना है, क्योंकि अक्सर उन स्टूडेंट्स के साथ यही होता है जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी की है, जिन्होंने तैयारी शानदार की है लेकिन कभी टेस्ट देकर नहीं देखा, उनको एग्जाम में पेपर का पता नहीं लगता, फिर बोलते हैं कि सर हमारे को तो क्या है टाइम नहीं मिला। अगर टाइम मिला होता तो पेपर को क्या कर देते, धुआं करके आ जाते, फिर आप ये बोलते हो। तो दोस्तों ऐसी गलतियां आपको करने से बचना है। ओके, थैंक यू सभी को, थैंक यू आप सभी जो इतना सपोर्ट करते हो इसके लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। सेशन को सभी लाइक कर देना बस, ठीक है, इतना मान लेना, इतना दोस्तों कहना मान लेना। सभी सेशन को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। सभी सेशन को दोस्तों क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट करके बताना है क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू, मिलते दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ओके, हाँ सर मैं फ़ोन पे नहीं चली थी। देखो जो भी फ़ोन पे नहीं चलाते ना, जो फ़ोन पे नहीं चलाते उनके लिए दोस्तों हमने आपको नंबर बताया, उन नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। नेक्स्ट क्लास का टाइम बता दो। अपनी जो अगली क्लास है उसका टाइम दोस्तों रीजनिंग क्लास होगी। अपनी जो अगली क्लास होगी वो दोस्तों किसकी होगी, रीजनिंग क्लास होगी, जो कि टाइम देखो अभी सर ने लगा दिया होगा। अच्छा सर ने लगा दिया बिल्कुल दोस्तों, जो टाइम है ना नेक्स्ट क्लास का वो है 12 बजे का। अपनी अगली क्लास दोस्तों होगी 12 बजे, 12 PM पर होगी। किसकी होगी, रीजनिंग क्लास। रीजनिंग की क्लास होगी आपके लिए दोस्तों 12 बजे। बताइए जल्दी से, दिक्कत किसी को अब
रीजनिंग क्लास 12 बजे होगी। हाँ, मैथ्स क्लास कब स्टार्ट होगी? मैथ्स की जो क्लास है ना, मैथ्स की क्लास ये रात को 9 बजे होती है, रात को 9 बजे। ओके, हाँ चलिए, थैंक यू नरेश ठाकुर, प्रियंका, आरती, प्रतिमा, लोकेश, निधिराज, सिया, टोपा, अच्छा, हरिकेश, एसपी, सुमन, कंदाई लाल, अनुज कुमार, जागृति, विशाल, रुचि, मुस्कान, दीपक, ज्योति, मोरिया, विशाल लाल, जो भी आ गए क्लास में, जो भी अब जुड़े हैं सभी लास्ट तक क्या है, दोबारा दो क्लास को सभी को देखना है, पूरी की पूरी क्लास देखना है। हाँ हाँ चलिए, 15 टेस्ट आपके, ठीक है, 15 टेस्ट आपके लिए दोस्तों क्या है, ऐप में आपको दिए गए हैं 15 टेस्ट। थैंक यू सभी प्यारे दोस्तों को, सभी प्यारे लाड लोगों को थैंक यू सो मच। अब देखो हम सेशन को एंड करते हैं। गुरु आज मैथ्स की क्लास नहीं ले सकते, चलिए कोई बात नहीं, देखो जो मैथ्स की क्लास नहीं ले सकते वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी जिन कोशिश करना है आपको मैथ्स के लिए दोस्तों क्लास लेने के लिए, ठीक है। मैथ्स में क्या है, आपको मैथ्स अगर करोगे तो उसमें क्या है, टॉपिक वाइज मतलब गिनती के दोस्तों 10-15 टॉपिक है, 10-15 टॉपिक है, अगर आपको ढंग से पढ़ लोगे तो इन क्या है यहाँ पे नंबर ला कर लेकर आ सकते हो। अच्छा, थैंक यू।